नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे भारत ने एक गुलाम देश होते हुए अपने ही शासकों की भाषा यानी अंग्रेजी में अपनी एक नई आवाज को खोजना शुरू किया। ये सिर्फ कविता की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को, अपनी आत्मा को तलाशने की कहानी है। जरा इन पावरफुल लाइंस को महसूस कीजिए। एचएलवी डेरोजियो पूछ रहे हैं, मेरे देश, तुम्हारा वो गौरवशाली अतीत, वो शान कहाँ चली गई, वो सम्मान कहाँ है अब? ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये उस पूरे युग की आत्मा की पुकार है। भारत के खोए हुए गौरव का दर्द और आज़ादी के लिए एक बेचैन तड़प। बस यही वो चिंगारी थी जिससे भारतीय अंग्रेजी कविता ने जन्म लिया। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस आवाज का जन्म हुआ कैसे, फिर मिलेंगे इसके शुरुआती पायनियर से, उसके बाद कवियों की अगली शानदार पीढ़ी को जानेंगे, फिर उनकी कविताओं के कोर थीम्स को समझेंगे, इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, और आखिर में एक क्विक रिकैप होगा जो आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक आवाज का जन्म। अब सवाल ये उठता है कि ये नई आवाज आई तो आई कहाँ से? देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे इतिहास में, खासकर भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के उस टकराव में। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1835 के मैकॉले मिनट में। अंग्रेजों का मकसद बिल्कुल साफ था। वो भारतीयों का एक ऐसा क्लास बनाना चाहते थे जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन जिनकी सोच, जिनकी पसंद, जिनके विचार सब कुछ अंग्रेजी हो। पर देखिए, किस्मत का खेल देखिए, जिस अंग्रेजी को वो अपनी सत्ता का एक मजबूत हथियार बनाना चाहते थे, वही भाषा भारतीय लेखकों के लिए अपनी आवाज उठाने का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। और यहीं से एक बहुत बड़ा क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। भाषा थी विदेशी, अंग्रेजी, जो ब्रिटिश कवियों से बहुत प्रभावित थी, लेकिन जो एहसास थे, जो कहानियां थी, जो संस्कृति थी, वो सब कुछ 100% भारतीय था। ये कुछ ऐसा था मानो किसी को सितार की धुन गिटार पर बजानी हो। असली चुनौती यही थी कि इस विदेशी साज पर अपनी देशी आत्मा की आवाज कैसे निकाली जाए। सेक्शन 2, पहले पायनियर्स। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखा? चलिए मिलते हैं उन 3 स्तंभों से जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री की नींव रखी। सबसे पहले आते हैं हेनरी एलवी डेरोजियो, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। कोलकाता के हिंदू कॉलेज में एक बहुत ही यंग टीचर के तौर पर उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को लीड किया, जिसने उस वक्त की सामाजिक कुरीतियों को सीधी चुनौती दी। डेरोजियो के कविता में एक आग थी। उनका स्टाइल बहुत जोशीला था, जुनून से भरा हुआ था, और देशभक्ति तो कूट-कूट कर भरी थी। उन पर ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन का काफ़ी गहरा असर था। उन्होंने अपनी कलम से भारत के खोए हुए गौरव के गीत गाए और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर जोरदार हमला किया। उनकी कविताएं टू इंडिया, माय नेटिव लैंड और द हार्प ऑफ इंडिया इस देशभक्ति की आग का बेहतरीन उदाहरण। अगले हैं माइकल मधुसूदन दत्त, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं एक विद्रोही शख्सियत। इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। शुरुआत में उन्होंने हर भारतीय चीज को सिरे से खारिज कर दिया। उनका सपना था कि वो इंग्लैंड में एक बड़े अंग्रेजी कवि बने। वो कहते भी थे कि मेरा दिल इंग्लैंड के दूर किनारे के लिए तड़पता है। लेकिन वक्त के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्ची कला, असली कविता तो अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से ही पैदा होती है। भले ही उनका अंग्रेजी काम द कैप्टिव लेडी काफी महत्वपूर्ण है, पर उनकी असली विरासत ये थी कि वो वापस अपनी जड़ों की ओर लौटे और आधुनिक बंगाली भाषा के सबसे महान कवियों में से एक बने। ये अपनी जड़ों को पहचानने का एक कितना पावरफुल लेसन है। और हमारी तीसरी पायनियर, एक सच्ची जीनियस, थी तोरू दत्त। उन्हें अक्सर इंडो एंग्लियन साहित्य की कीट्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मशहूर अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स की तरह ही वो भी एक असाधारण प्रतिभा थी, जिनकी सिर्फ 21 साल की बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। तोरू दत्त का जो योगदान था वो रेवोल्यूशनरी था। वो पहली कवयित्री थी जिन्होंने सही मायनों में अंग्रेजी कविता का भारतीकरण किया। मतलब उन्होंने अंग्रेजी के फूलों की जगह भारत के कमल और कैसुरीना के पेड़ के बारे में लिखा। उन्होंने सीता और सावित्री की अमर कहानियों को अंग्रेजी शब्दों में जिंदा कर दिया। उनकी एक बहुत मशहूर कविता है द लोटस, जिसमें भारतीय कमल सिंबॉलिक रूप से अंग्रेजी गुलाब पर जीत हासिल करता है, जो अपनी संस्कृति में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और भारतीय आत्मा के बीच की खाई को खूबसूरती से भर दिया। सेक्शन 3, लिरिकल और मिस्टिक लहर। तो पायनियर्स ने जो नींव रखी थी, उस पर कवियों की अगली पीढ़ी ने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत खड़ी की और इस कला को एक नए लेवल पर ले गए। इनमें सबसे पहला नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जिन्हें हम सब भारत कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी कविता बिल्कुल संगीत की तरह है, लय और मिठास से भरपूर।
उन्होंने भारत की आम जिंदगी की धुन को पकड़ा। बुनकरों के गीत, चूड़ी बेचने वालों की आवाज़, त्योहारों के रंग और इन सब को अपने कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड में खूबसूरत अंग्रेजी में दुनिया के सामने रख दिया। अगला नाम एक ऐसा नाम जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि उन्होंने ज्यादातर बंगाली में लिखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी ही रचना गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया तो उसने उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिला दिया। उनकी कविता का जो कोर थीम था वो था आध्यात्मिक मानवतावाद, यानी इंसान की आत्मा का उस परमात्मा से जो गहरा कनेक्शन है वो। उनकी स्टाइल बहुत सिंपल थी लेकिन बातें बहुत गहरी थीं और इसने भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल बना दिया। और फिर आते हैं श्री अरबिंदो, दार्शनिक कवि जो शायद इस दौर के सबसे एम्बिशियस कवि थे। उनकी कविता पढ़ना आसान नहीं है, वो बहुत गहरी, दार्शनिक और आध्यात्मिक हैं। उनका लक्ष्य था एक भविष्य की कविता लिखना जो एक आध्यात्मिक मंत्र की तरह काम करे। और उनका सबसे बड़ा काम है सावित्री, महाभारत की एक कथा पर आधारित पूरे 24,000 लाइनों का एक महाकाव्य। आप सोच सकते हैं, उनके लिए कविता सिर्फ कला नहीं थी बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता थी। तो हम इन सभी महान कवियों से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी कविताओं की आत्मा क्या थी? मतलब वो कौन से विषय थे जिनके इर्द गिर्द इनकी सारी कविताएं घूमती थीं? चलिए देखते हैं। तो इस कविता की आत्मा क्या थी? सबसे पहला और सबसे मजबूत धागा था राष्ट्रवाद का, भारत के गौरवशाली अतीत की तारीफ करना। फिर था नोस्टैल्जिया, यानी घर और बचपन की मीठी यादें, जो तोरू दत्त की कविता आर कैसुरीना ट्री में बहुत खूबसूरती से झलकती हैं। इन कवियों ने अपनी कविताओं में भारत की प्रकृति को, यहाँ के पेड़ पौधों को जगह दी और रामायण महाभारत की अमर कहानियों को फिर से जिंदा किया। और हाँ, कई कवियों ने समाज सुधार को भी अपनी कविता का एक अहम विषय बनाया। सेक्शन 5, विरासत और आलोचना। देखिए, किसी भी साहित्यिक युग को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसका एक बैलेंस्ड एनालिसिस करना चाहिए, यानी उसकी खूबियों और उसकी कमियों दोनों को देखना चाहिए। तो इनकी ताकत क्या थी? पहली बात, इन्होंने पूरब और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक साहित्यिक पुल बनाया। इन्होंने सोनेट जैसे यूरोपीय काव्य रूपों को भारतीय एहसासों के साथ खूबसूरती से ढाला। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार किया। लेकिन कुछ कमजोरियां भी थीं। आलोचक कहते हैं कि इनकी शैली अक्सर अंग्रेजी कवियों की नकल जैसी लगती थी, जिसमें थाओ और हैथ जैसे पुराने शब्दों का इस्तेमाल होता था। साथ ही वे अक्सर भारत की एक बहुत ही रोमानी और एग्जॉटिक तस्वीर पेश करते थे, जो शायद जमीनी हकीकत से थोड़ी दूर थी। सेक्शन 6, क्विक रिकैप। चलिए अब फटाफट रिवाइज करते हैं कि किसने क्या लिखा। ये स्लाइड आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। टू इंडिया, माई नेटिव लैंड, हेनरी डेरोजियो। द कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्ता। आर कैसुरीना ट्री, तोरू दत्ता। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। और वो महान महाकाव्य सावित्री, श्री अरबिंदो। आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये सब हमें इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या कोई राष्ट्र अपनी असली आवाज, अपनी सच्ची आत्मा को अपने ही शासक की भाषा में पा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस तरह के और एनालिसिस के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।